हेलो दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियस। यस, ये जो आपको आपके सामने दिख रहा है सेल के अंदर, भाई ये कौन है? यस, इट इज अ न्यूक्लियस। लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स, राइट? ओके, सो यार अब तक जो हमने देखा था उसको भी थोड़ा इसके साथ ही रिवाइज कर लेंगे। तो कैन यू सी हियर माइटोकॉन्ड्रिया? बिल्कुल आसान है माइटोकॉन्ड्रिया को तो ऑब्जर्व करना। ओके, सो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। देन कैन यू फाइंड द साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन के लिए हमने बात की थी, दिस इज द स्केलेटन ऑफ अ सेल। जैसे आपके बॉडी में बोन्स होते हैं, जैसे आपके घर में पिलर्स होते हैं, these are the pillars, this is the skeleton of a cell. Cytoplasm का skeleton called as cytoskeleton. Can you see that rod like structure, right? So this is the cytoskeleton. Where is the endoplasmic reticulum यार? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो हमने देखा है कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस को लग के ही। दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, राइट? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, जो कि जिसके पास अपने खुद का कंपार्टमेंट है, कॉल्ड एज एंडोप्लाज्म। दैट वाई द नेम इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने वेसिकल्स हैंड ओवर कर देता है गोल्जी बॉडीज को, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही गोल्जी बॉडीज होगा, जहाँ पे सीस फेस है, जहाँ पे ट्रांस फेस है। इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। सो दीज आर द गोल्जी बॉडीज। एंड फाइनली द किंग ऑफ अ सेल, दैट इज न्यूक्लियस। यस, ये रहा अपना न्यूक्लियस, जो आज का हमारा टॉपिक है। न्यूक्लियस के अंदर भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है यार, ये चीज़ क्या है? सो ये रहे हमारे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर कौन है? ये कॉलीफ्लावर क्यों दिख रहा है मुझे? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस को लग के है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मुझे दिख रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के यार ये छोटे छोटे क्या दिख रहा है मुझे? पोर्स। यस, दिस आर द न्यूक्लियर पोर्स। मतलब कुछ चीज़ें अंदर आएगी, कुछ चीज़ें बाहर जाएगी न्यूक्लियस के अंदर और बाहर। ओके, राइट, बिल्कुल सही बात। नाउ लेट्स ओपन इट। और आपके सामने है न्यूक्लियस जो हमने ओपन कर लिया है। एंड एज यू कैन सी हियर देयर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यस, देन वी हैव अ न्यूक्लियर पोर। वी मतलब न्यूक्लियस के पास है न्यूक्लियर पोर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीज़ें बनेगी जो कि न्यूक्लियस बाहर भेजना चाहता है, और शायद कुछ बाहर बनने वाली चीज़ों को अंदर भी बुलाना चाहते हैं, इसलिए तो न्यूक्लियर पोर है। यस, दिस आर द न्यूक्लियर पोर्स एंड सेंट्रली लोकेटेड मटेरियल इज अ क्रोमैटिन। न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, लास्ट लेक्चर में गलत हो गया था, रॉबर्ट हुक बोल दिया था, रॉबर्ट ब्राउन। और यार ये जो न्यूक्लियस में जो मटेरियल है, दैट इज द क्रोमोसोम है यार, उसको डाई के साथ अब ट्रीट करते हो तो वो एक डाई का कलर ले लेता है, मतलब क्रोमा मीन्स कलर। सो इसे कहा गया क्रोमैटिन। जो न्यूक्लियस का मटेरियल है, अंदर जो क्रोमोसोम है, उसे कहा गया क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब क्या? अ थ्रेड्स जिसके पास अपना एक कलर है। उसे एक नाम किसने दिया? फ्लेमिंग ने नाम दिया। क्लियर है? सो न्यूक्लियर डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड कि भाई नेम द क्रोमैटिन इज गिवन बाय फ्लेमिंग। सही बात। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पे मुझे न्यूक्लियर एनवलप दिख रहा है। न्यूक्लियर एनवलप इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। यस, व्हाट आर द अदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर? आई नो द माइटोकॉन्ड्रिया, आई नो क्लोरोप्लास्ट। और कौन है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के पास तो मेम्ब्रेन ही नहीं है। ओके, राइबोसोम। राइबोसोम के पास तो मेम्ब्रेन ही नहीं है यार। ओके, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास तो सिंगल मेम्ब्रेन है। गोल्जी बॉडी, उसके पास तो सिंगल मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन। ओके, ग्रेट, राइट। थाइलाकोइड सिंगल मेम्ब्रेन। क्लियर है? मतलब बायलिपिड लेयर है, सिंगल। क्लियर है? ओके, सो ये रहा न्यूक्लियर एनवलप हैविंग अ डबल मेम्ब्रेन एंड इट हैज गॉट द स्पेस बिटवीन द two membrane, the outer membrane and inner membrane is called as a perinuclear space. That is the gap between inner and outer membrane. It is called as a perinuclear space. Now perinuclear space क्या है? It is a space bounded by the nuclear membrane. ये तो भी चीज़ हमने अभी देख ली है। And nuclear pores, nuclear pores का क्या काम है? आपको दिख रहे हैं यहाँ पे nuclear pore। जो membrane है वो बीच में एक continuous membrane नहीं है, बीच में उसको pores हैं। सही बात है। ओके, सो दिस अलो द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ऐसी ही चीज़ें यार माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, जिसके वजह से कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर एंजाइम बाहर जा सकते हैं, कुछ अंदर आ सकते हैं। तो ये जो पोर का काम रहता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल के अंदर चीज़ों को लेना है या चीज़ों को बाहर ट्रांसपोर्ट करना, उसके लिए वो चीज़ रहती है। तो आपको पता चल गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एनवलप डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और आपको ये भी पता चल गया है कि भाई न्यूक्लियर ये पोर क्या है। क्लियर है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं यार जो बाहर से अंदर आएगी? बाहर से अंदर क्या लाना चाहता है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए का सिंथेसिस। डीएनए के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। एंजाइम्स मतलब क्या है? प्रोटीन्स।
प्रोटीन्स कहाँ पे बनते हैं, जब ट्रांसलेशन होता है तब ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। सो रॉ मटेरियल फॉर द डीएनए रिप्लिकेशन आपको लगेगा हिस्टोन्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स। डीएनए को वाइंड अप करने के लिए चाहिए, डीएनए को पैक करने के लिए चाहिए, तो हिस्टोन भी बनेगा साइटोप्लाज्म में, अंदर आएगा। भाई जो भी चीज़ है उसको राइबोसोम बनाएगा, राइबोसोम ट्रांसलेशन बाहर करता है साइटोप्लाज्म में, तो बाहर से इन चीज़ों को अंदर लाया जाएगा। क्लियर है ना। ऐसी कौन सी चीज़ें जो अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट होगी। न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है, राइबोसोमल आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, टीआरएनए बना है। ये जो सब लोग बन रहे हैं इनको बाहर लेके जाना पड़ेगा, राइट, ताकि ट्रांसलेशन में एमआरएनए से हम प्रोटीन बना सके। सो एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल सबयूनिट दैट इज राइबोसोमल आरएनए, इन सब चीज़ों को बाहर लेके जाना पड़ेगा। येस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बहुत ही अच्छे विजुअल्स के साथ हमने देखा है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस वो कंटिन्यू करती है एज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यू शुड नोट दिस डाउन। हर एक लाइन ही नहीं, हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं बेटा। ओके, सो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूक्लियस यार इस तरीके से कन्वोल्यूटिव स्ट्रक्चर बना देती है, जिसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा है। बहुत ही अच्छे विजुअल के साथ हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को देखा है। क्लियर है। सो आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स द राइबोसोम ऑन इट। ये जो यूजुअली राइबोसोम को बियर करती है, मतलब दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोलस? मुझे न्यूक्लियस पता है, न्यूक्लियोइड क्या था, फिर न्यूक्लियोलस के बारे में हम आते हैं। न्यूक्लियोइड मतलब क्या? हमने बात की थी भाई प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। आई रिपीट, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। तो भाई प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता तो फिर डीएनए कहाँ पे रहेगा? डीएनए ऐसे ही पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे वो लोकेटेड है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, विच इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। यार प्रोकैरियोट्स के पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, बी केयरफुल। क्लियर है? तो ऐसा एक भी ऑर्गेनेल नहीं है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियस तो वहाँ पे है ही नहीं। सो यहाँ पे बात हो रही है न्यूक्लियोलस की, ना ही न्यूक्लियस की, ना ही न्यूक्लियोइड की। यहाँ पे बात हो रही है न्यूक्लियोलस। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस के अंदर की वो चीज है जहां पे राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियर मैट्रिक्स फर्स्ट। व्हाट इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब क्या? इट इज अ स्पेस एनक्लोज बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आपके सामने अभी आपको दिख रही है। सो दिस इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ही द स्पेस और द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, नॉट एमआरएनए, नॉट टीआरएनए, आई एम टॉकिंग अबाउट राइबोसोमल आरएनए, जहां पे उसका सिंथेसिस होता है। इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोलस विच इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये एमसीक्यू डायरेक्ट आएगा और 100% आपको मार्क भी देखा जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। सेंट्रियोल के पास मेम्ब्रेन नहीं है, इसके पास न्यूक्लियोलस के पास भी मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियोलस मतलब क्या? डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, बनता है राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होके जहां पे राइबोसोमल आरएनए बनेगा, उस जगह को मैं कह रहा हूं न्यूक्लियोलस। यस, तो देवी और सज्जनों, आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए विच आरएनए पॉलीमरेज यू विल बी एबल टू सी इन दिस न्यूक्लियोलस रीजन। इज इट आरएनए पॉलीमरेज 1? इज इट आरएनए पॉलीमरेज 2? इज इट आरएनए पॉलीमरेज 3? अगर पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि न्यूक्लियोलस में कौन सा आरएनए पॉलीमरेज काम करती हुई आपको दिखेगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ यूनिट्स में हमने ये चीज पढ़ी थी। क्लियर है? तो आपको पता चल गया कि भाई न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियोलस। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस रहते हैं पर सेल में? जनरली 1 न्यूक्लियस पर सेल रहता है। कुछ ऐसे भी सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं रहता, राइट? फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करते जाऊँ, उसने भाई न्यूक्लियस हटा दिया। तो फिर भाई ट्रांसलेशन कैसे होगा? उसने राइबोसोमल आरएनए बना दिए थे, उसका ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनते रहता है, इसलिए तो बाद में वो भाई अपना खुद का रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाता है। कई सारे एंजाइम वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और रेड ब्लड सेल की डेथ हो जाती है 120 डेज के बाद। उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। ऐसे ही सेल है, जैसे हमने बात की स्यू ट्यूब के जो सेल्स रहते हैं उनमें भी न्यूक्लियस नहीं रहता, उनका न्यूक्लियस रहते हैं कंपेनियन सेल के पास। ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में हमने पढ़ा था कंपेनियन सेल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को, सुक्रोज को वो डाल दे भाई, ट्रांसपोर्ट करा दे फ्लोएम से, तो उसने अपना न्यूक्लियस हटा दिया है, कंपेनियन सेल के पास दे दिया है। ऐसे कुछ सेल्स है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स है, जैसे कि मसल सेल।
मसल सेल के पास दीज आर द मल्टी न्यूक्लियोटाइड से मसल इतने बड़े बड़े रहते हैं, मसल फाइबर्स उनको मायोफाइबर जो हम कहते हैं को कंट्रोल करने के लिए एक से ज़्यादा न्यूक्लियस रहते हैं। सो मसल फाइबर्स आर द मल्टी न्यूक्लियस। कोइंसाइटिक फंजाई के बारे में हम पढ़ेंगे जहाँ पे सेप्टा नहीं होते और हमें दिखता है कि भाई एक ही सेल के पास मल्टीपल न्यूक्लियस आ पहुँचे हैं। ओके, और वैसे ही स्लिम मोल्ड में प्लाज्मोडियम बनता है बेटा। बहुत ही अच्छे से विजुअल्स के साथ हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी देखेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे स्लिम मोल्ड, राइट। सो प्लाज्मोडियम ये बना देता है, ये प्रोटिस्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कोकोनट वाटर, यू नो डैट। तो ये सेल की डिवीजन होती है, साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन बनी नहीं, मल्टीपल न्यूक्लियस आपको एक ही सेल के अंदर दिखाई देती है। इट इज़ अ कोकोनट वाटर, तो आप कह सकते हो वो भी एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें कि भाई एक न्यूक्लियस किस में रहता है, एक से ज़्यादा किस में रहते हैं, किस में नहीं रहता। दीज आर द सम ऑफ द बेसिक फैक्ट्स जो आपको पता होना ज़रूरी है। न्यूक्लियस के कुछ शेप्स भी रहते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस रहता है, विच इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इस टाइप के शेप से रिलेटेड जो फीचर्स है न्यूक्लियस के वो उस चैप्टर में दिए हैं, कहाँ पे, ब्लड सर्कुलेशन में। क्लियर है? ओके, नाउ फाइन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यार, जब सेल का डिवीजन होता है उसमें जब प्रोफेज आता है तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपियर हो जाती है। सेल डिवीजन में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आपको मेटाफेज में, एनाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर हो जाती है एंड में, दैट इज टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। तो एक एमसीक्यू हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा भी है, फिर से हम पढ़ने वाले कि सेल डिवीजन में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट डिसअपियर्स इन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग इन प्रोफेज। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज क्रोमोसोम। तो यार इस तरीके से हमें दिखता है कि काफ़ी टाइटली पैक्ड है। क्लियर है? ओके, सो ये रहा आपके सामने क्रोमोसोम। ये कौन सा क्रोमोसोम है? जीवन फेज का। यहाँ पे अभी डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो चुका है, इसके पास सिंगल क्रोमेटिड है। सो ये रहा आपके सामने जीवन फेज का क्रोमोसोम। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसके सेंटर में जो क्रोमेटिन है टाइटली पैक्ड है। क्लियर है? टाइटली पैक्ड है। आपको पता है, हमने डीएनए के पैकेजिंग में पढ़ा कि डीएनए को जो है पैक किया जाता है हिस्टोन के ऊपर, फिर से उसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ भी पैक किया जाता है। बाद में कुछ लूज पैकिंग और कुछ हार्ड पैकिंग और टाइट पैकिंग हमें दिखती है। जो टाइट पैकिंग रहती है हमने उसे हेटेरोक्रोमेटिन कहा था। क्लियर है? सो ये रही सेंट्रोमियर, मतलब यहाँ पे टाइट पैकिंग हुई है क्रोमेटिन की। क्लियर है? सो दिस इज अ सेंट्रोमियर रीजन। सेंट्रोमियर के बारे में हम क्या कहेंगे? दिस इज द टाइटली पैक्ड रीजन ऑफ अ क्रोमोसोम। बिल्कुल सही बात है, टाइटली पैक रीजन है, बहुत ही ज़्यादा पैक है। तो हम इसे यूक्रोमेटिन कहेंगे कि हेटेरोक्रोमेटिन कहेंगे? आई एम टेकिंग अ क्लास, कम ऑन, याद करो। ये टाइटली पैक्ड है तो मैं इसे यूक्रोमेटिन कहूँ कि हेटेरोक्रोमेटिन कहूँ? 1 2 3 क्या कहेंगे? हेटेरोक्रोमेटिन कहेंगे बेटा। ओके, राइट। और हेटेरोक्रोमेटिन है तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं है। देखो यार, इस तरीके से आपने चीज़ों को पढ़ना है, जो पहले पढ़ा उसको याद करते हुए आगे आगे जाना है बेटा। अगर नहीं भी याद आ रहा है तो अभी नोट कर लो। क्लियर है? टाइटली पैक रीजन इट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन, लूजली पैक इट इज कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन। मॉलिक्यूलर बेसिस में डिटेल दिए हैं। सैटेलाइट डीएनए, जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम यूज करते हैं, वो भाई साहब यहाँ से ही है जहाँ पे रिपीटेटिव नाइट्रोजन बेसिस हमें दिखाई देते हैं। यस, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज नथिंग बट यहाँ पे टाइटली बाउंड है क्रोमेटिन। तो हमने भाई इसे कहा कि एक हमें कंस्ट्रिक्शन जैसे दिख रहा है, दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। ओके, राइट। फिर हमें बीच में कुछ दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ये है काइनेटोकोर। व्हाट इज काइनेटोकोर? दिखाई दे रहे हैं ना आपको साइड में? दीज आर द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स है, राइट, अटैच ऑन द साइड ऑफ अ सेंट्रोमियर। इसका एक अपना काम है। ये क्या करता है पता है? हमने इसके पहले सेशन में डिटेल में पढ़ा था, जहाँ पे हमने बात की साइटोस्केलेटन की, जहाँ पे हमने बात की माइक्रोट्यूब्यूल की, हमने बात की सेंट्रोजोम की। हमने कहा सेंट्रोजोम माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और क्रोमोसोम के सेपरेशन में हेल्प करते हैं। तो सेंट्रोजोम से जो माइक्रोट्यूब्यूल आएंगे वो यहाँ पे अटैच होंगे। अमेजिंग विजुअल के साथ हमने इस चीज को देखा भी है बेटा। ओके, सो दीज आर द काइनेटोकोर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर अटैच ऑन द साइड ऑफ अ सेंट्रोमियर। इट इज नॉट ऑन द सेंट्रोमियर, साइड में है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड में होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होंगे और दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हैं। क्लियर है? देन वी हैव अ टीलोमियर। टीलो मतलब टेल। क्लियर है? सो टीलोमियर, दिस इज द एंड ऑफ अ क्रोमोसोम।
तो हमने क्या क्या देखा, हम न्यूक्लियस तो पहले हमने देख लिया, फिर हमने न्यूक्लियस के अंदर क्या है वो देख रहे हैं। हमने कहा कि इसमें क्रोमैटिन है। जब हमने क्रोमैटिन देखा तो मुझे कुछ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दिखाई दिया, सही बात है, जिसे मैंने सेंट्रोमियर कहा, एंड जो है उसे मैंने टीलोमियर कहा। फिर मैंने कहा सेंट्रोमियर के दो साइड में डिस्क शेप स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देते हैं जिसे मैं काइनेटोकोर कहता हूं। क्लियर है? ये कहां पे दिखाई दिया मुझे? G1 फेज में। फिर आती है S फेज जहां पे सिंथेसिस ऑफ अ डीएनए होता है, जहां पे सिंथेसिस ऑफ अ डीएनए होता है। और जब प्रोफेज हो जाएगी, मेटाफेज हो जाएगी, तो मेटाफेज में मैं क्रोमोसोम को बहुत अच्छे से स्टडी कर पाता हूं। तो अब एस फेज हो चुके हैं, तो आपको दिख रहा है कि एक क्रोमैटिड से दो क्रोमैटिड बन चुके हैं। मतलब इस क्रोमोसोम के पास दो डीएनए हैं और ये जो दो क्रोमैटिड है दे आर अटैच विद द, एक ही सेंट्रोमियर के साथ वो अटैच है। तो मैं इसे कहता हूं एक ही क्रोमोसोम है। दिस इज द क्रोमोसोम विथ टू सिस्टर क्रोमैटिड। इसके पहले वाला जो था वो वन क्रोमोसोम विथ वन क्रोमैटिड। क्लियर है? ओके, सो इस क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमैटिड हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखो नीचे से, यार यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे भी क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पे भी आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है और आपको दिखाई देता है कि ये जो यहाँ पे जो एक डीएनए है बाहर निकल चुका है, इसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। अब ये सैटेलाइट डीएनए आपको अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ओके, क्लियर है? तो हमने क्या देखा था पता है सैटेलाइट डीएनए के बारे में, कि सैटेलाइट डीएनए आपको कहां पे दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है सेंट्रोमियर में, टीलोमियर में। अगर आपने सही डायग्राम निकाली होगी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सैटेलाइट डीएनए, भाई रिपीटिंग यूनिट्स मुझे टीलोमियर में, सेंट्रोमियर में दिखाई देते, वहां पे भी हमने डायग्राम दिखाई थी। तो सैटेलाइट डीएनए के बारे में आपने पता होना जरूरी है। वहां पे सैटेलाइट डीएनए के बारे में हमने ये भी देखा था कि इसकी जो डेंसिटी है बल्क डीएनए से अलग रहती है बेटा। ओके, क्लियर है? ओके, नाउ अब ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर के लोकेशन के अकॉर्डिंगली इन क्रोमोसोम को हमने अलग अलग नाम दिए हैं। अगर ये जो सेंट्रोमियर है बीच में अगर प्रेजेंट है क्रोमोसोम के, तो मैं उससे कहता हूं मेटासेंट्रिक। मेटा मतलब मिडल, मेटा मतलब मिडल। सो क्रोमोसोम हैज अ मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, राइट? तो हमें एक दिखाई दे रहा है ऊपर के साइड में एक आर्म, एक नीचे के साइड में एक आर्म। तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो सेंट्रोमियर बीच में लोकेटेड है। अब यहाँ पे उसके बाजू में क्रोमोसोम में आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर की तरफ जा चुका है। सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ अ क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर आर्म, राइट? एक शॉर्ट आर्म मुझे दिखाई दे रहा है ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में मुझे लॉन्गर आर्म दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, इस टाइप के क्रोमोसोम को हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स, उसमें से कुछ क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, कुछ क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक है और कुछ क्रोमोसोम तो एक्रोसेंट्रिक है। एक्रो मतलब एंड, एक्रो मतलब टिप। ओके, तो यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई सेंट्रोमियर जो है इट इज centromere situated at the end, close to the end, forming one extremely short arm and one very long arm। ये एंड में जा चुका है क्रोमोसोम के। एक्रो मतलब टिप पे जाना। बहुत सही बात है। ओके, क्लियर है? सो मेटासेंट्रिक मिडल वाला, सब मेटासेंट्रिक मिडल से थोड़ा ऊपर और बहुत ही ऊपर चला गया, दैट इज एक्रोसेंट्रिक। ओके, राइट? टीलोसेंट्रिक मतलब टेल पे अब जा चुका है, एंड खत्म हो रहा है। टीलोसेंट्रिक, इट इज कॉल्ड एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। तो डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाएगा बेटा कि टर्मिनल सेंट्रोमियर है, बताओ क्रोमोसोम कौन सा है? दैट इज, इट इज अ टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। आपको पूछा जाएगा कि सेंट्रोमियर जो है मिडल में है क्रोमोसोम के, इट इज अ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको विदाउट डायग्राम पूछना है तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक के बारे में। अगर मुझे आपको पूछना है एक्रोसेंट्रिक के बारे में, तो फिर मुझे डायग्राम देके ही सवाल बनाना पड़ेगा, इस टाइप का। क्लियर है? सो ये तो रहे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। और अब हम बात करते हैं कैरियोटाइपिंग की। ये देखो कैरियोटाइपिंग, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। सो भाई न्यूक्लियस के मटेरियल की हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप कैरियोटाइपिंग करते हो तो आपको दिखाई देते कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम, और इन क्रोमोसोम में कौन सा क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक रहेगा, टीलोसेंट्रिक रहेगा, सब मेटासेंट्रिक, कौन सा मेटासेंट्रिक रहेगा, ये बिल्कुल फिक्स है बेटा। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है कोई क्रोमोसोम में टीलोसेंट्रिक है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है दिस बिलोंग्स टू द क्रोमोसोम नंबर इस क्रोमोसोम नंबर ये हो सकता है इसका। सो इसलिए आपको ये बता जाता है कि टीलोसेंट्रिक किसे कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक किसे कहते हैं। जब आप एमबीबीएस में आ जाते हो तब आपको इनके नंबर भी पता करने पड़ते हैं।
कि क्रोमोसोम नंबर 1 एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक, ये आपको पता करना पड़ता है। ओके, क्लियर है। तो इसमें हेल्प होती है सेंट्रोमियर की। हमने देखा कि भाई न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर पोर होते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस होती है, बीच में आ जाता है, उसके अंदर रहता है जेनेटिक मटेरियल जिसे हमने क्रोमैटिन कहा। फिर हमने देखा क्रोमैटिन में सेंट्रोमियर रहता है, राइट। सेंट्रोमियर क्या करता है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड को होल्ड करके रखता है। सेंट्रोमियर के साइड में काइनेटोकोर होता है जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल आके अरेंज होंगे, स्पिंडल फाइबर आके अरेंज होंगे, क्रोमोसोम के सेपरेशन में हेल्प करेंगे। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई, डिस्क्राइब किया गया रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, क्रोमैटिन ये नाम दिया गया फ्लेमिंग द्वारा, और बहुत ही अच्छे विजुअल के साथ हमने इस पर्टिकुलर सेशन को कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ यार, और कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिए इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।